नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे पत्र लेखन, और पत्र लेखन से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसकी भी थ्योरी मिल जाएगी, और आगामी परीक्षाओं में मिलने वाले प्रश्न वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको यहाँ पर किताब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। पत्र लेखन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं जो कि हमने थ्योरी के बना रखे हैं। साथ में 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं, जहां पर आपके 50 प्रश्नों का टेस्ट होता है, जिसमें से अगर आप रेगुलर रहते हैं तो 45 प्लस गारंटी है कि आप हिंदी में लेकर आएंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में एक पॉइंट होता है कि पत्र कैसा होना चाहिए, तो सरल भाषा में होना चाहिए, सहज होना चाहिए, बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है, आप लोग सब लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार जो होते हैं दो होते हैं, औपचारिक पत्र होता है, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब एक पत्र को समझते हैं, जो आपका औपचारिक पत्र होता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए औपचारिक पत्र क्या होता है, तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, उसे हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि जो लिखे जाते हैं पत्र, इन्हें औपचारिक पत्र के श्रेणी में ही लिखे जाते हैं, ये कह सकते हैं आते हैं। ठीक है, सुगमता के लिए औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तेरे यहाँ औपचारिक पत्र में आप देखिए, जैसे आपके होते हैं कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यवसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, ये सभी कैसे होते हैं, औपचारिक पत्र आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर पॉइंट होता है कि औपचारिक पत्र के भाग या अंग कौन कौन से होते हैं। तो उसमें पत्र संख्या कह सकते हैं, पत्रांक होता है, शीर्षक ये कह सकते हैं जो आपका कार्यालय हो तो उसका होता है, प्रेषक का नाम होना है, सेवा में को लिखा होगा, प्रेषती है ना, पत्र प्राप्त करने वाला का पद और पता ये भी होना चाहिए, स्थान और आपका दिनांक होना चाहिए, विषय, संबोधन, निर्देशन, स्वनिर्देशन अर्थात जो आपका अभिनिवेदन होता है, हस्ताक्षर, संलग्न सूची और आपका पृष्ठांकन। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो पॉइंट कौन है कि औपचारिक पत्रों में अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, औपचारिक पत्रों में अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका आ चुका है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है, तो अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं, या उन व्यक्तियों या लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं अन्य सगे संबंधी जो भी हैं, वो आपके सभी पत्र होते हैं कौन, तो आपके अनौपचारिक पत्र में ही आते हैं, जिनसे रिलेशन होता है। ठीक है, अब अनौपचारिक पत्र के अंग या भाग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में बहुत ही कम पॉइंट होते हैं, जैसे प्रेषक का नाम, पता, स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, है ना, देखो इसमें अभिवादन आ गया है ना। ठीक है, स्वनिर्देशन जो कि अभिनिवेदन है, और आपका हस्ताक्षर। ठीक है, चलिए नोट यहाँ पर दिया गया है कि अनौपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं लिखा जाता है। देखिए अनौपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं लिखा जाता है, किंतु पत्र के आकार और विषय वस्तु के आधार पर पत्र 3 प्रकार के आपके हैं। कौन कौन से, तो सामाजिक या वैयक्तिक अर्थात जो सोशल या पर्सनल लेटर होते हैं, तो पर्सनल आपके लेटर होते हैं, ये आपके होते हैं, इसमें होते हैं। दूसरा है व्यवसायिक पत्र अर्थात बिजनेस लेटर। तीसरा आपका है सरकारी या आपका कार्यालय पत्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एक को समझते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट पहले समझ लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पत्र का विषय एवं उससे संबंधित आपके अधिकारी, जैसे आपका दिया गया है कि अगर पूछे कि मच्छरों के प्रकोप से संबंधित पत्र बताइए, तो मच्छरों से संबंधित जो प्रकोप होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो शिकायत पत्र लिखा जाता है किसको भेजा जाता है, तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा जाता है। ठीक है, दूसरा है कि अगर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संबंधित पत्र लिखना है तो आप किससे भेजेंगे, तो आपके माननीय अधिकारी जो आपके जिला अधिकारी हैं महोदय को
ये वहाँ पर आपको लिखेंगे संबंधित अधिकारी को। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया है कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध दर्ज करवाने से संबंधित जो पत्र होता है वो थाना अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। ठीक है, अगला है आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति से संबंधित जो पत्र होता है वो आयकर अधिकारी को ही लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति से संबंधित पत्र किसे आप लिखेंगे, है ना, तो संबंधित अधिकारी कौन होंगे, आयकर अधिकारी। ठीक है, अगला है कि दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए लिखा जाने वाला जो पद होता है वो आपका होता है संपादक महोदय। क्या लिखते हैं भाई, संपादक महोदय लिखते हैं। अगला है कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए लिखा जाने वाला पत्र। तो याद रखिए, बिजली के बल्बों के ऑर्डर निरस्तीकरण, तो यह होता है संभरक। ठीक है, क्या बोलते हैं, संभरक अर्थात जो सप्लायर होता है। ठीक है, सप्लायर महोदय को यह आपका लिखा जाता है। अगला है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होता है तो वो आपका किससे संबंधित होगा, तो व्यवस्थापक जिसे बोलते हैं मैनेजर। ठीक है, वो किसे लिखेंगे, तो आपके मैनेजर को या मैनेजर महोदय को लिखेंगे। ठीक है, अगला दिया गया है कि विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होता है तो भाई खेल का सामान है तो भाई प्रधानाचार्य महोदय को ही तो लिखेंगे ना, इस प्रकार से। अगला है कि चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होगा तो संबंधित जो आपके होंगे किसे, तो प्रधानाचार्य महोदय को ही आप लिखेंगे, लेटर जो भी लिखेंगे। ठीक है, अगला दिया है कि गली मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों की समुचित सफाई से संबंधित शिकायती पत्र। तो फिर अगर शिकायती करना है तो क्या करेंगे, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को या नगर निगम अध्यक्ष को यहाँ पर आप पत्र लिखेंगे। ठीक है, कि मतलब माननीय फलाने, है ना। चलिए, अगला है कि फीस माफ़ी के लिए, तो ये फीस माफ़ी के लिए आपको जो पत्र लिखा जाएगा किसको लिखेंगे, तो आपके अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे ना, पड़ोसी को तो नहीं लिख देंगे, तो आपका प्रधानाचार्य हो जाएगा। अगला दिया है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीआई के तहत लिखा गया पत्र। जो आरटीआई के लिए लिखा गया पत्र होता है तो जन सूचना अधिकारी होता है, वहाँ पर क्या होता है, जन सूचना अधिकारी को लिखा जाता है। अगला है कि अपने क्षेत्र में डाक व्यवस्था दुरुस्त कराने से संबंधित जो पत्र होता है तो भी वो आपका होता है डाकपाल, है ना, जिसे बोलते हैं पोस्ट मास्टर महोदय को लिखा जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र को लिखा जाने वाला जो पत्र होता है वो आपका कौन सा होता है, तो संपादक महोदय को। किसे लिखेंगे भाई, तो संपादक महोदय को लिखेंगे ना, इस प्रकार से। अगला दिया है कि बुक कराए गए पार्सल की बुकिंग निरस्त कराने की सूचना देने हेतु या देते हुए लिखा जाने वाला जो पत्र है। अगर आपने पार्सल के लिए बुकिंग कर दिया है तो आप निरस्त करने के लिए जो सूचना देंगे, पत्र लिखेंगे, तो मुख्य पार्सल लिपिक को, ठीक है, मुख्य पार्सल लिपिक को लिखेंगे। और अगला प्रश्न आपसे है कि चेक खो जाने के कारण बैंक को चेक का भुगतान न करने की सूचना देते हुए लिखा जाने वाला जो पत्र होता है यह आपके प्रबंधक महोदय को होता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि माल प्राप्त न होने के कारण रेलवे से क्षतिपूर्ति लेने हेतु लिखा जाने वाला पत्र। अगर आपको माल प्राप्त नहीं होता है तो इसका जो क्षतिपूर्ति होगा इसके लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होगा वो किसे, तो मुख्य वाणिज्य अधिकारी को लिखा जाता है। किसे, मुख्य वाणिज्य अधिकारी को, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ संबोधन का भी पूछा जाता है कि कहाँ संबोधन करेंगे, है ना। तो देखिए संबोधन, देखिए यहाँ पर संबोधन है, यहाँ पर संबंध है, किससे क्या संबंध है, संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देशन मतलब होता है अभिनिवेदन करना, है ना। तो देखिए कह रहा है अपने से बड़ों को, अगर अपने से बड़ों को अगर संबोधन लगाना है तो क्या बोलेंगे, पूज्य पिताजी, है ना, पूजनीय माताजी, आदरणीय या श्रद्धेय गुरुजी, है ना, पूज्य चाचा जी, पूजनीय चाची जी, है ना, ये आपके होते हैं अपने से बड़ों में। तो वहाँ पर आप लोग क्या बोलते हैं, सादर प्रणाम बोलते हैं, है ना, सादर प्रणाम बोलते हैं, चरण स्पर्श बोलते हैं, और लड़कियां सादर नमस्ते बोलती हैं, ऐसे तो करती हैं ना। अच्छा, यहाँ पर आपका जो होता है आपका स्नेह कांक्षी बोल देते हैं, आपका शिष्य बोलते हैं, आपका आज्ञाकारी बोलते हैं, आपका प्रिय बोल देते हैं, आपका आज्ञाकारी बोलते हैं, आपका शिष्य बोलते हैं। ये आपका हो गया ना। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको देगा कि अगर आप कोई लेटर अपने पिताजी को भेज रहे हैं तो उसमें से आप अभिवादन के तौर पर क्या बोलेंगे, है ना। तो अगर आप लड़के हैं तो आप सादर प्रणाम ही तो बोलेंगे ना, चरण स्पर्श बोलेंगे, ये तो बोलेंगे, ठीक है। और लड़कियां हैं तो सादर नमस्ते बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि अगर कोई मित्र है
है ना। मित्र भाई बहन जो आयु में समान हो। देखो अगर कोई मित्र है या कोई भाई बहन है, अगर आयु में अगर वो समान है तो वो प्रिय लिख सकता है ना। प्रिय में नाम भी लिख सकता है, उसमें प्रिय मित्र लिख सकता है, प्रिय बंधु लिख सकता है, प्रिय भाई या बहन लिख सकता है, ठीक है। फिर वहाँ पर अभिवादन के रूप में शुभकामनाएं लिखेंगे, सा प्रेम नमस्ते बोलेंगी लड़कियाँ। क्लियर है। चलिए फिर वहाँ पर तुम्हारा मित्र भाई बहन, तुम्हारा परम स्नेही, तुम्हारा कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे को लिख दो। चलिए अगला है कि अपने से छोटों को, अगर आप अपने से छोटों को पत्र लिखते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, चिरंजीवी बोलते हैं ना, चिरंजीवी रहो, है ना, प्रिवर, ठीक है। प्री का नाम भी लिख सकते हो, परम प्री भी लिख सकते हैं, आयुष्मान भी लिख सकते हैं ना। अगर अपने से छोटे को अगर आप पत्र लिखना है तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आपका शुभाशीष, ठीक है, शुभ आशीर्वाद, खुश रहो, चिरंजीवी रहो, यही तो आप बोलते हैं ना। अगर आपके कोई पैर छूता है या अगर फोन में आपसे कहता है चरण स्पर्श, आप क्या बोलते हैं, खुश रहो, चिरंजीवी रहो, ये शब्द तो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका तुम्हारा शुभचिंतक हो गया, तुम्हारा शुभाकांक्षी हो गया, तुम्हारा हितैषी हो गया, है ना, तुम्हारा यहाँ पर शुभेच्छु हो गया, ये शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पति पत्नी को, अगर देखिए अगर पति है पत्नी को लिखता है तो क्या प्रयोग करेंगे, है ना। और अगर पत्नी पति को लिखते हैं तो देखो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि इसका, तो पति ने लिखा है, किसको लिखेगा, पत्नी को लिखेगा, तो भी क्या लिख सकता है, प्रिय लिख सकता है या नाम लिख सकता है ना, क्योंकि बराबर के हैं। फिर आपके यहाँ पर दिया है प्रिय, क्या बोलेंगे, प्रणय, प्रणाधिके, ठीक है, प्रियतमे, ये तो होता है ना। अगर कोई भाई अपनी पत्नी को लिखेगा तो क्या बोलेगा, प्रणाधिके बोलेगा या प्रियतमे लिखेगा, है ना। फिर क्या होगा, जो पति है तो आपका शुभ आशीर्वाद देगा ना, चरण तो स्पर्श नहीं करता है कोई पति अपनी पत्नी के चरण तो स्पर्श करता नहीं है कि भाई उसको मतलब कि वो कह सकते हैं कि वो बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पर शुभ आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद ही देंगे ना, बहुत बहुत प्यार देंगे अपनी पत्नी को, है ना। फिर वहाँ पर तुम्हारा तुम्हारी जो भी होगा, और आपका सत्यासी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपके पति ने पत्नी को लिखा है। अगर पत्नी ने पति को लिखना है तो क्या करेंगे, अगर पत्नी पति को लिखती है तो प्रिवर लिख सकती है, प्रीतम लिख सकती है, मेरे सर्वस्व लिख सकती है, मेरे प्राणधान लिख सकते हैं। तो भाई पति तो भाई प्राणधान भी होता है ना, ये एक दूसरे के सभी समरूपी हैं, प्रिवर, प्रियतम, मेरे सर्वस्व, प्राणधान, ये आपके हो गया, है ना। फिर आपका है सादर, देखो यहाँ पर क्या लिखे, अभिवादन के रूप में क्या करेंगे, तो सादर प्रणाम, क्योंकि पत्नी है ना, पत्नी पति से बोल रही है तो सादर प्रणाम बोलेगी, सादर चरण स्पर्श बोल सकती है ना, अगर मान लीजिए इस प्रकार से करती है, ठीक है। फिर वहाँ पर आपकी, है ना, आपकी वहाँ पर नाम लिख सकती है, आपकी स्नेहकांक्षी लिख सकती है ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला है कि अपरिचित व्यक्तियों या स्त्री जो आपकी होती है पुरुष से, देखिए अपरिचित व्यक्तियों में जो स्त्री पुरुष है तो प्रिय महोदय लिखेंगे या महोदया लिखेंगे, प्रिय महाशय या महामया, मतलब अगर प्रिय महोदय कोई अगर व्यक्ति बोलता है, महोदया स्त्री के लिए, प्रिय महाशय किसी व्यक्ति के लिए, महाशया किसी स्त्री के लिए, ठीक है। इनके लिए अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। याद रखिए जब आप जानते ही नहीं किसी को तो भाई उसके पैर तो आप नहीं छूने लगेंगे ना, हाँ, तो ऐसे शब्दों में अभिवादन का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, ये एग्जाम से पूछा जा सकता है। फिर वहाँ पर आपका भावदी कर सकते हैं और आपका भावदीय कर सकते हैं, क्योंकि भावदी यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि मेंस से हो गया, और भावदीय जो आपको हो गया जिन आपके कह सकते हैं महिलाओं से हो गया, है ना। क्लियर हो गया होगा, ये भी पॉइंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सब कुछ आपको बताने वाले इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको देखना है। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो सरकारी पत्र का प्रारूप होता है वो कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बाएं साइड में है, बाएं साइड में क्या होती है, पत्र संख्या लिखी होती है, और दाएं साइड उसके जो आपका विभाग होता है उसका नाम लिखा होता है। फिर यहाँ पर प्रेषक लिखा होता है जो कि आपके कहाँ पर है, आपके बाएं साइड है। फिर वहाँ पर आपका क्या होता है, नाम कुमार भल्ला IAS सचिव गृह मंत्रालय, ये आपका हो गया क्योंकि सरकारी पत्र आपका है, ठीक है। यहाँ पर सेवा में देखो अभी सब पढ़ाएंगे, अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ क्या लिखा होता है सेवा में। फिर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, ठीक है। फिर यहाँ पर नई दिल्ली दिनांक 12 अप्रैल। इधर देखो दाहिने साइड में क्या होती है, ये आपकी दिनांक है, ये आपको हो गया। फिर इसके बाद विषय लिखा जाता है, याद रखिए विषय होगा प्रयागराज में हुए छात्रों को उपद्रव के संबंध में लिखना है ना, तो आपका क्या लिखेंगे, महोदय, है ना, यहाँ पर महोदय होता है।
मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि, फिर इसके बाद आप विषय लिखते रहेंगे, जो जो फिर बात किया गया है वो आप लिखते रहेंगे। फिर यहाँ पर आपका क्या करेंगे, पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर संलग्न सूची, वहाँ पर आपको कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो संलग्न सूची जो आपकी हुई कहाँ पर होती है, बाएं साइड होती है, बाएं साइड कोने पे, ठीक है। अगला है यहाँ पर संख्या, देखो संख्या आपको दी गई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रेषित करने का आपको दिया है। इधर जो आपका दिया है आपका विश्वासी हस्ताक्षर अजय कुमार भल्ला, है ना, सचिव, जो भी आपका नाम हो उसका आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रारूप था जो आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर के हिंदी प्रारूपण को सरकारी पत्र या प्रशासनिक पत्र या शासकीय पत्र या कार्यकारी पत्र आदि के नाम से जानते हैं। देखो जो आपका सरकारी पत्र होता है इसे बहुत नाम से जानते हैं। देखो सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र, है ना, कार्यालयी पत्र आपको हो गया ना, तो यहीं पर देख सकते हैं कि इसे सरकारी पत्र, प्रशासनिक पत्र, शासकीय पत्र, कार्यालयी पत्र आदि नामों से जानते हैं। ऐसे पत्र जो केंद्र और राज्यों के मध्य, सरकार और दूतावासों के मध्य, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य, एक शासकीय कर्मचारी से दूसरे शासकीय कर्मचारी के मध्य एवं सरकार और आम आदमी के मध्य शासकीय कार्यों के संपादन हेतु लिखे जाते हैं, ऐसे हम लोग सरकारी या कार्यकाली पत्र कहते हैं। समझ में आ गया ना, ये पॉइंट आपको समझ में आया, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो सरकारी पत्र होते हैं, कार्यालय होते हैं, किसको लिखते हैं, तो भाई कहाँ लिखेंगे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, है ना, दूतावास हैं, और या कह सकते हैं जो आपके कर्मचारी ऑफिस के एक दूसरे, है ना, तो उनके लिए आपका यहाँ पर होता है, उससे सरकारी या कार्यालय पत्र आपको होता है, ठीक है। ये पत्र सदैव औपचारिक शैली में ही लिखे जाते हैं। यहाँ कार्यालय का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या स्वायत्तशासी एवं उन स्थानों से है जहाँ प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है। मतलब जहाँ पर प्रशासनिक कार्यालयों का होता है वहीं पर आपके औपचारिक शैली आपकी होती है। क्लियर है ना, मतलब कार्यालय शब्द आपको मिलेगा। अगला दिया है, ध्यान दीजिएगा कि सरकारी या शासकीय पत्र के संदर्भ में ध्यान देने योग्य होने वाली बातें। देखिए पत्र के सबसे ऊपर बाएं तरफ पत्र संख्या, अभी हमने आपको बताया था ना, इस तरफ आपका बना हुआ था। दूसरा, तत्पश्चात पत्र प्रेषक का कार्यालय का नाम दाईं ओर लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर था। अगला है, उसके बाद पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पद नाम लिखा जाना चाहिए, जो आपको अब दिखा दिया था। अगला है, उसके बाद पत्र में बाईं ओर सेवा में लिखा जाना चाहिए, ये भी आपने देखा। उसके बाद प्रेषती अर्थात प्राप्त करने वाले का पद, देखो पत्र प्राप्त करने वाले का पद और पता लिखा जाना चाहिए। उसके बाद दाईं ओर प्रेषक का स्थान और दिनांक होना चाहिए, जो अभी आपने देखा था। उसके बाद कागज पृष्ठ के मध्य में मूल विषय को, जिस विषय को लेकर आप पत्र लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे संक्षिप्त में, ठीक है। और अगला दिया है यहाँ पर, देखिए, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया ना। अब सरकारी पत्रों के प्रकार देखना है। सरकारी पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपके कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, है ना। इनके इंग्लिश वर्ड भी आपसे पूछ लेता है, कब, जब आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में कि अधिसूचना का मतलब क्या होता है, तो अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन होता है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं परिपत्र होता है तो सर्कुलम होता है, ठीक है, सर्कुलम। कार्यालय आदेश होता है जो आपका ऑफिस ऑर्डर होता है। प्रेस विज्ञप्ति आपका हो गया। अनुस्मारक जो रिमाइंडर होता है। तार लेखन जिसे टेलीग्राम रेटिंग बोलते हैं। शासनादेश, इस प्रकार के कह सकते हैं जो आपके क्या होते हैं, ये आपके सरकारी पत्र के प्रकार हैं। सभी पत्र को पढ़ना है, इन सभी पत्र को अभी पढ़ना है, परेशान मत होइएगा। ये क्या होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया है व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप, अर्थात मित्र के नाम मित्र का पत्र, मतलब कह सकते हैं पर्सनल। जब पर्सनल किसी को लिखा जाता है एक बराबर के हिसाब से, तो उस पत्र में क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाएं साइड आपको लिखा है डायमंड बिजली छात्रावास, है ना, विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इधर आपको दिया गया है प्री, है ना, या प्री सिद्धार्थ, जो भी नाम हो, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है, ये आपका हो गया ना। अब यहाँ पर आप लिखते जाइएगा, फिर इधर आपका तुम्हारा अरविंद, मतलब कुछ बोल सकते हैं क्योंकि बराबर क्या है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत पत्र की आपकी रूपरेखा, है ना, इसमें क्या होता है, तो पत्र के दाएं ओर सबसे ऊपर प्रेषक या पत्र लिखने वाला और यहाँ पर पता और दिनांक लिखा होना चाहिए। अभी आपने देखा था ना, इस कॉर्नर पे लिखा हुआ था। चलिए, पत्र के बाईं ओर प्रेषिती अर्थात जिसे पत्र लिखा गया हो उसे प्रेषिती बोलते हैं। अपने संबंध के आधार पर उचित संबोधन शब्दों जैसे पूज्य बोल सकते हैं, आदरणीय बोल सकते हैं, प्रिय बोल सकते हैं, अनुज बोल सकते हैं, चिरंजीव बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया।
अगला है तत्पश्चात संबोधन के ठीक नीचे थोड़ा सा स्थान छोड़कर बाईं ओर, ठीक है, कहाँ पर भाई, तो बाईं ओर ही अभिवादन के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं सादर, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद, सप्रमेय नमस्ते आदि को लिखा जाना चाहिए। अगला है कि अभिवादन के बाद मूल पत्र को लिखा जाना चाहिए। देखो अभिवादन हो गया है, अब मूल पत्र लिखा शुरू हो गया है। पत्र के अंत में दाईं ओर, पत्र के अंत में दाईं ओर प्रेषित से अपने संबंध के आधार पर अभिनिवेदन, यहाँ पर इस कॉर्नर पे आपका जो दाहिना साइड होता है ना, तो स्वनिर्देशन, आपका स्नेही, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक आदि लिखना आपका चाहिए। फिर आपका दिया है, देखो अब निवेदन मतलब स्वनिर्देश के नीचे प्रेषक अपना हस्ताक्षर या नाम लिखना चाहिए, ये होता है स्वनिर्देशन पत्र। अब यहाँ पर आप देख लीजिए व्यवसायिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो देखिए व्यवसायिक पत्र में यहाँ पर क्या होता है, तो आपकी पत्र संख्या होगी यहाँ पर आपके बाईं साइड में, ठीक है। फिर आपकी जो दाएं साइड होता है, दाएं साइड में क्या होगा, तो राजू पुस्तक केंद्र हो गया, है ना, अल्लाहपुर प्रयागराज, ये आपका हो गया। इधर आपका सेवा में रोहित बुक वर्ल्ड, डिग्री कॉलेज चौराहा रायबरेली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कौन से, बाएं साइड में। फिर आपका महोदय आपको जो यहाँ लिखा जाता है। फिर यहाँ पर पुस्तक के बारे में हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आपको संलग्न पत्र करना है, जो भी आपके पास उनको आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर भावदी आप लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा है, तो आपका व्यवसायिक पत्र है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपका दिया गया है, हमने बताया था कि जहाँ कुछ आपको ना पता हो कि हमसे बड़े हैं छोटे हैं, तो वहाँ पर कह सकते हैं भावदी और इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है व्यवसायिक पत्र। देखिए व्यवसायिक पत्र वही जो आपका दिया है, जो हमने बताया वही कि व्यवसायिक पत्र को वाणिज्य पत्र के नाम से भी जानते हैं। देखो वाणिज्य पत्र के नाम से भी जाना जाता है। वाणिज्य पत्र विभिन्न व्यापारियों एवं व्यवसायी संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखे जाते हैं। व्यवसायिक पत्रों का क्षेत्र बड़ा व्यापक अर्थात विस्तृत है। इन पत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल मंगाने के लिए पत्राचार होता है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ऐसे शब्दों में कोई ऐसा नियमावली या ऐसे विशिष्ट नियम नहीं आपके दिए होते हैं, ठीक है, रूपरेखा की आवश्यकता नहीं होती है। और अगला दिया है कि व्यवसायिक पत्र के संदर्भ में ध्यान देने होने वाली बातें। देखो पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर, इस वाले दाईं ओर थी ना, तो दाईं ओर संस्था का नाम या संगठन नाम या कह सकते हैं प्रतिष्ठान का नाम, पता, दिनांक आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात नाम की जो ठीक आपको होता है बाईं ओर पत्र संख्या लिखना चाहिए, जो कि अभी आपको दिखाया था। उसके बाद पत्र संख्या के थोड़ा नीचे यहाँ पर पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, ठीक है, पत्र प्राप्तकर्ता जिसके पास ये जा रहा है उसका नाम होगा। पत्र प्राप्तकर्ता के पते के नीचे संबोधन लिखना चाहिए। चूंकि व्यवसायिक पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, अतः इन पत्रों में संबोधन में आप क्या महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यवसायिक पत्रों में अभिवादन संबंधों में नमस्कार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखिएगा ये पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से है कि व्यवसायिक पत्रों में अभिवादन शब्दों में नमस्कार का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, अतः संबोधन के बाद पत्र का कलेवर अर्थात जो मूल पत्र है लिखना प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद जहां पर मूल पत्र समाप्त हो रहा हो उसके नीचे दाईं ओर, ठीक है, कौन सी ओर, दाईं ओर, तो अभिवादन लिखना चाहिए। व्यवसायिक पत्रों में स्वनिर्देशन के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, भावदीय, ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, भावदीय कर सकते हैं, कृपाभिलाषी कर सकते हैं, आपका ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला है स्वनिर्देशन के ठीक नीचे कहाँ पर, दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर आपके होने चाहिए, क्योंकि व्यवसायिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद ही पत्र अधिकृत या अधिक मान्य होता है ना। यहाँ पर आपके जैसे हो गया तो वहाँ पर सिग्नेचर कर दिया जाता है, यही चीज़ दिया है। हस्ताक्षर के दाईं ओर यदि आप पत्र के साथ कुछ संलग्न करना चाहते हैं, है ना, तो वहाँ पर जैसे चेक ड्रॉप आदि रसीद वगैरह उसका विवरण आप दे सकते हैं। बाईं ओर दिया, माफ करिए बाईं ओर, है ना, इस साइड आपका था ना कोई संलग्न करने वाली, ये आपका हो जाएगा, तो ये संलग्न हो गई। अब यहाँ पर संक्षेपण क्या होता है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि संक्षेपण कितना होना चाहिए। तो देखिए किसी विस्तृत विवरण, कहानी है जैसे लेख है, व्यक्त है, शोध प्रबंध है, निबंध है या निर्देशन है, ऐसे संयोजन को हम लोग संक्षेपण कहते हैं, जिसमें मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुत्तर या संक्षिप्त और क्रमबद्ध में रूप में रखा गया हो। संक्षेपण एक स्वतःपूर्ण रचना है जिसकी संरचना भी निबंध जैसी होती है। याद रखिए डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण है। बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण ये आपको होता है। संक्षेपण की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रिका आदि क्षेत्र में पड़ती है। देखिए संक्षेपण की आवश्यकता जो होती है वो कार्यालय, वाणिज्य या पत्रकारिता आदि क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ पर संक्षेपण की विशेषताएं क्या है तो इसको समझिएगा। मेन एग्जाम में पूछा जाता है आपका कौन सा, ये वाला आपका होता है, ठीक है। ये आपका पूछा जाता है कि संक्षेपण कितना लिखा होना चाहिए। तो संक्षिप्तता होता है संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण सामान्यतः मूल पाठ के
1/3 शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। अच्छा, जो मेन पॉइंट है पूरे पत्र का 1/3 में ही लिखना चाहिए, जो मूल पाठ है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर वाला कि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि लेख का मूल भाव नष्ट न हो, मतलब जो मेन भाव है ना, जो लिख रहे हो तो वो नष्ट नहीं होना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए और उसको आप 1/3 भागों में ही लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला है संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए। इसमें समास बहुल व अलंकृत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कर दीजिए कि बिल्कुल शॉर्टकट में उसको बता दो। बिल्कुल प्यारे शब्दों का प्रयोग करने, सरल भाषा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मुहावरों लोकोक्ति का प्रयोग मत करिए, नहीं वो भी कहेंगे पता नहीं हम समझ ही नहीं पाए क्या बोले, है ना। इस कारण संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, है ना। चलिए अभी अपन देखो पल्लवन क्या होता है। ठीक है, पल्लवन क्या होता है इसको समझ लीजिए। कह रहा है इसे विस्तारण या भाव विस्तारण या भाव पल्लवन आदि के नाम से भी जानते हैं। देखो पल्लवन को किस नाम से, विस्तारण, भाव विस्तारण या भाव पल्लवन आदि के नाम से जानते हैं। भाव पल्लवन का अर्थ होता है किसी भाव का विस्तार करना। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगंठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं, तथा जो भाव होते हैं उनका विस्तार करना ही पल्लवन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पल्लवन से किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास सूक्ति लिखा है उस सूक्ति को पूरी तरीके से डिफाइन करिए, है ना। कोई कहावत लिख दिया है तो पूरा प्रस्तुत करिए। इसके विस्तार की आवश्यकता तभी पड़ती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो तब। मतलब जो मेन पॉइंट आप लिखना चाह रहे हैं वो अगर आपका ज़्यादा कठिन है तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि पल्लवन संक्षेपण एवं सारांश लेखन का उल्टा विपरीत, जो एग्जाम की दृष्टि से है कि जो पल्लवन होता है वो संक्षेपण एवं सारांश लेखन का उल्टा अर्थात विपरीत आपका होता है, याद रखिएगा। पल्लवन के कुछ आपके नियम होते हैं कि पल्लवन से पूर्व मूल अवतरण के वाक्य, लोकोक्ति। ठीक है, देखिए जब पल्लवन होता है तो उसके क्या होता है, वाक्य, लोकोक्ति, कहावत एवं सूक्ति आदि को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि उनसे संपूर्ण भाव को अच्छे से समझा जा सके। भावार्थ को समझने के पश्चात मूल विचार से संबंधित गौड़ विचार, भावों को समझने की चेष्टा ये करनी चाहिए। इसके पश्चात एक एक विचार एवं भाव को अनुच्छेदवार लिखना प्रारंभ करना चाहिए। भाव या विस्तार करते समय या कथन की पुष्टि हेतु कुछ उदाहरण तथा तथ्य भी आपके दिए जाते हैं। वाक्य छोटे छोटे हों और भाषा सरल, स्पष्ट और आपका व्यवहारिक हो। लेखक या कवि के मूल भाव का ही विस्तार करना चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगला है पल्लवन की रचना प्रत्येक दशा में अन्य पुरुष में ही होनी चाहिए। मतलब जो पल्लवन की रचना होती है ना वो खुद पर नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य पुरुष में ही कोई कहावत लिखते हैं, कुछ लिखते हैं तो अन्य पुरुष के ही आपकी होनी चाहिए, स्पष्ट लगे कि दूसरे व्यक्ति की बात कह रहा है। अगला है पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, मतलब बार बार उन्हीं वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए, याद रखिए, और उन्हीं वर्णों को बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आपका होता है पल्लवन। अब आप समझ गए हैं। अब सरकारी पत्रों के प्रकार में आते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं तो आप ही पढ़ लिए थे। कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अर्ध सरकारी, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति आपके दिए हैं। ठीक है, इनको समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन क्या है समझिए कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ज्ञापन कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है कि कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन जैसे महोदय, महोदया आदि एवं स्वनिवेदन जैसे आपका विश्वसनीय, भावदी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। देखो हमने आपको बताया था ना, जो भी कार्यालय होते हैं उसमें से अभिवादन शब्द महोदय, महोदया आदि एवं जो आपका स्वनिर्देशन, आपका विश्वसनीय, आपका भावदी, ये प्रयोग आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि पत्र की समाप्ति पर उसके दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लिखित होना चाहिए, यह आपने पढ़ा था। कार्यालय ज्ञापन प्राप्त करने वाले मंत्रालय का नाम और पता अंत में बाईं ओर, ठीक है, कहाँ पर बाईं ओर होता है, याद रखिए कहाँ पर होता है, बाईं ओर प्रेषक के नीचे लिखा जाना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। याद रखिएगा कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग जो आपका है वो संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ नहीं होना चाहिए, अर्थात इसको बिल्कुल साफ होना चाहिए, संलग्न के साथ आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं परिपत्र क्या होता है। परिपत्र में जिसे सर्कुलम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पूछ लेता है सर्कुलम क्या है। तो देखिए जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन
एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार है, अगर राज्यों को कोई भी लेटर भेजना चाहती है तो एक साथ भेजेगी। अगर एक साथ कोई लेटर भेजा जाता है तो वो आपको होता है परिपत्र। वही आपका थ्योरी दिया गया है कि जब अनेक प्रतियां हैं उनको अनेक जगह भेजा गया तो उसे परिपत्र कहते हैं। आवश्यकता अनुसार परिपत्र को सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एवं ज्ञापन तीनों ही रूपों में लिखा जा सकता है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र भी परिपत्र कहलाता है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाने वाला कार्यालय ज्ञापन भी परिपत्र कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे भी हम लोग परिपत्र कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं कि आपसे अनुस्मारक या आपका स्मरण, ये क्या है इसको समझिए। देखिए रिमाइंडर, ठीक है, अनुस्मारक या स्मरण जो आपके हैं, रिमाइंडर आपके हैं। देखिए अनुस्मारक पत्र को हम लोग स्मरण पत्र कहते हैं या ध्यान आकर्षण पत्र कहते हैं। ठीक है ना, जो अनुस्मारक या स्मरण, स्मरण पत्र क्या होता है, याद करना, है ना, तो स्मरण पत्र या ध्यान आकर्षण पत्र भी कहे जाते हैं। जब किसी मंत्रालय अथवा विभाग से पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त होता तब उस पत्र की याद दिलाते हुए, देखो अगर कोई पत्र भेजा गया है ना, बहुत दिन हो गए हैं और उसका जवाब नहीं आ रहा है या उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तब उस पत्र की याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। और इस पत्र का प्रारूप पूर्व से भेजे गए पत्र जैसा ही रखा जाता है। एक अनुस्मारक के बाद और कई अनुस्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार भेजा गया है दोबारा ना भेजा जाए, भेज सकते हैं आप। ठीक है, अनुस्मारक पत्रों का आकार सामान्यतः पत्रों की अपेक्षा संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब जो पहला वाला आपने भेजा था तो वैसा हो, लेकिन उतना बड़ा ना हो जितना आपने पहला भेज दिया था। ठीक है, थोड़ा छोटा आपका हो जाएगा क्योंकि आपको ध्यान दिलाना है ना। अगला दिया है अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन। तो देखिए अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजट में किस में होता है, तो अधिसूचना का जो प्रयोग होता है सरकारी स्तर पर जो भारतीय गजट होते हैं, प्रकाशित सरकारी नियम होते हैं, आदेश होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं, अधिकार होते हैं, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती है, अवकाश स्वीकृति होती है, उसके स्थानांतरण की जो सूचना होती है ना, सूचना को ही राजपत्र यहाँ पर कह सकते हैं। राजपत्र जो आपका है तो राजपत्र अर्थात जो गजट होता है, गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका नोटिफिकेशन शब्द होता है, याद रखिए नोटिफिकेशन शब्दों का प्रयोग इतनी जगहों में हम लोग कर सकते हैं। और कह सकते हैं जो आपका गजट होता है ना, गजट में प्रकाशित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया गया माना जाता है। ठीक है, जो अधिसूचना होती है वो राष्ट्रपति, क्योंकि केंद्र में होता है राष्ट्रपति करता है, राज्य में तो राज्यपाल की ओर से जारी किया जाता है, माना जाता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। देखिए अधिसूचना जो होता है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सामान्यतः यह सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। याद रखिए इसमें से प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो जो नोटिफिकेशन होता है इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, किंतु प्रेषक के हस्ताक्षर व उसके पद का उल्लेख होता है। अधिसूचना में पत्रांक अर्थात पद संख्या, मंत्रालय या विभाग के नाम का भी उल्लेख किया जाता है। अधिसूचना में संबोधन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। जो अधिसूचना होता है अर्थात नोटिफिकेशन होती है उसमें उन शब्दों में कोई भी ऐसे संबोधन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे आपको नोट करना है, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिया है अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र क्या होते हैं। ठीक है, सेमी ऑफिशियल लेटर, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है। देखिए जैसे हम अधिकारी हैं और आप अधिकारी हैं, अगर हमें आपको लेटर भेजना है ना, या उन्हें भेजना है जो बराबर अधिकारी सेम टू सेम हो, वहाँ पर आपका अर्ध सरकारी होता है। तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। इस पत्र का मूल उद्देश्य सरकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना, ठीक है, व्यक्तिगत सम्मति जानना, जानकारी या सूचना पाना, सूचना के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर रिलेशन बना लो, क्योंकि अधिकारी हो तो अधिकारी की तरीके रहना चाहिए। ठीक है, इस पत्र में प्रयोग के संदर्भ में आपको दिया गया है कि पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए हो, जब किसी कार्य के संपन्न होने में विलंब हो रहा हो, है ना, जब अनुस्मारक भेजने के बाद भी पत्र पाने वाले अधिकारी से सही उत्तर समय पर नहीं मिलता है ना, पत्र प्राप्तकर्ता या उसकी कार्यालय का अभिमत या विभागीय अनुदेश या निर्णय आज शीघ्र प्राप्त करने के लिए हो, तब यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे अर्धशासकीय पत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है।
यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाना चाहिए, मतलब एक वचन में हो और आपके उत्तम पुरुष में हो, एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। याद रखिए, इसको आपको नोट करना है। जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं, तो एक वचन और आपके उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, इस पत्र की भाषा आत्मीय और आपकी मैत्री भाव अर्थात मित्रता, क्योंकि बराबर है ना, तो मित्रता पूर्वक ही आपके यहाँ पर होना चाहिए। इस पत्र को औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है ना। इन पत्रों को औपचारिक शब्दों से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार आपका होता है। इस पत्र में प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है, उसके पद का उल्लेख नहीं करता। ठीक है ना, उसके पद के लिए उल्लेख नहीं करता। याद रखिए, जो आपका इस प्रकार का पत्र होता है तो उसमें केवल अपने हस्ताक्षर कर दिए है, उसके पद का नाम लेना जरूरी नहीं है, उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, पत्र के अंत में स्वनिर्देश के रूप में आपका विश्वासी, ठीक है ना, स्वनिर्देशन मतलब होता है ना कि बोलते हैं कि हम आपके हैं क्या, आपका विश्वासी, योर फेथफुल, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए प्री आप लिखा जाता है, अर्थात प्री लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अगला पॉइंट आपका दिया है ज्ञापन, है ना, जो आपको कह सकते हैं कि आपका जो मेमोरेंडम होता है, ज्ञापन क्या होता है इसको समझिए। कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जो कार्यालय ज्ञापन होता है और ज्ञापन, इनकी रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इन दोनों पत्रों के मध्य केवल यह अंतर होता है कि जो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग है वो विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किया जाता है। ठीक है, जो कार्यालय ज्ञापन है ये विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किया जाता है, जबकि ज्ञापन जो होता है ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही किसी सामान्य संदेश या सूचना के लिए होता है। जैसे समकक्ष हो गया, जो छोटे अधिकारी हैं या अधीनस्थ अधिकारी हैं कर्मचारियों को, तो वहाँ पर ज्ञापन करते हैं। लेकिन जो आप कार्यालय ज्ञापन होता है वो विभिन्न मंत्रालयों के मध्य आपका किया जाता है। क्लियर है। ज्ञापन प्रयोग के संदर्भ में आपको बताना है, देखिए कि प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति आवेदनों, याचिकाओं आदि के लिए उत्तर देने के लिए, पत्रों की प्राप्ति, उनकी स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, अगला दिया है कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए, जो कि पूर्ण रूप से शासकीय आदेश नहीं होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से देखा जाए शासकीय आदेश नहीं होते, ऑर्डर नहीं होते हैं, एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराने के लिए यहाँ पर कराने के लिए होते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि ज्ञापन में भी अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो, ज्ञापन में अन्य पुरुष शैली का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसमें संबोधन अथवा निर्देशन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखिए, ये भी जो आपके पद होते हैं ना पत्र वाले, है ना, तो इनमें भी संबोधन अथवा स्वनिर्देशन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होते हैं। नीचे केवल प्रेषक के हस्ताक्षर होना चाहिए, उसके पद का उल्लेख रहता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, उसके प्रेषक का हस्ताक्षर होता है, उसके पद का उल्लेख रहता है। ज्ञापन प्राप्त करने वाले जो प्रेषित है उसका नाम और पद हस्ताक्षर के नीचे बाएं ओर आपका लिख दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर जो कि कार्यालय आदेश होता है, ऑफिशियल जो आपको ऑर्डर होता है। कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिनमें किसी मंत्रालय, विभाग अर्थात जो संबद्ध आपका विभाग है, कार्यालय के कर्मचारी हैं को उनकी नियुक्ति हो या छुट्टी स्वीकृति हो या पद वृद्धि हो आदि के लिए जो सूचनाएं दी जाती हैं। याद रखिए, कार्यालय आदेश क्या होता है, जब कोई भी आपका कर्मचारी है ना, कार्यालय के कर्मचारी है, उनकी अगर नियुक्ति करना है, छुट्टी की स्वीकृति देना है, पद वृद्धि करना है, सूचनाएं देना है, तब इनका प्रयोग करते हैं। किसका? कार्यालय आदेश का। कार्यालय आदेश की रचना जो होती है वो सरल होती है। कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर प्रेषित होता है। याद रखिए, महत्वपूर्ण है, जो आपके कार्यालय आदेश होते हैं ना, वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ की ओर ही क्या होते हैं, प्रेषित होते हैं। ठीक है ना। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, यह पुरुष एक वचन में लिखा जाना चाहिए। पत्रों में संबोधन एवं स्वनिर्देशन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, है ना, सरकारी में है, तो इस कारण से तो संबोधन और स्वनिर्देशन का प्रयोग यहाँ पर होना जरूरी नहीं है, उचित नहीं है। पत्र में अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिनी ओर पद सहित उल्लिखित होना चाहिए। पत्र में ही बाईं ओर, ठीक है, किस साइड, बाईं ओर नीचे की तरफ पत्र पाने वाले विभागों, कार्यालयों अथवा व्यक्तियों के नामों का उल्लेख रहता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग व्यक्तिगत पत्र, जिसे बोलते हैं पर्सनल लेटर। तो व्यक्तिगत पत्र को हम लोग व्यक्तिगत पत्र बोलते हैं या पारिवारिक पत्र बोलते हैं, घरेलू पत्र बोलते हैं, सामाजिक पत्र बोलते हैं, निर्वैयक्तिक पत्र बोलते हैं, या हम लोग अनौपचारिक पत्र भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि पारिवारिक है ना, तो पारिवारिक सदस्यों, मित्रों को, सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले इस पत्र को वैयक्तिक पत्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वैयक्तिक पत्र को क्या कहते हैं, तो इसे व्यक्तिगत पत्र बोलते हैं, पारिवारिक पत्र बोलते हैं, ठीक है, सामाजिक पत्र कह सकते हैं, वैयक्तिक पत्र बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सगे संबंधियों को है।
इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, है ना, कि हम तो सफल हो गए हैं, अपनी कुशलता समाचार तो बताते हैं ना। बड़ों द्वारा छोटों को, छोटों द्वारा बड़ों को, मित्र द्वारा मित्र को लिखे जाने वाले पत्र ही जो आपके होते हैं ये आपके अनौपचारिक कह सकते हैं कि व्यक्तिगत आपके यहाँ पर पत्र की श्रेणी में आते हैं। एक अच्छे व्यक्तिगत पत्र में सौजन्य, सहृदयता और शिष्टता का गुण होना चाहिए। वैयक्तिक पत्रों में सगे संबंधियों के पत्र, है ना, मित्रों के पत्र, परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र आते हैं। एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि शोक पत्र जो आता है वो किस प्रकार के पत्र में आता है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो भी आप क्या बताएंगे, तो यही बताएंगे ना जो आपके अनौपचारिक पत्र हैं, है ना, इनको बोलेंगे। या हम लोग कह सकते हैं जो आपके यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र हैं, पारिवारिक पत्र हैं, अनौपचारिक पत्र हैं, इन्हीं में तो बोलेंगे। तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो वैयक्तिक पत्र होते हैं उनमें सगे संबंधी पत्र, मित्रों को पत्र, परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, ये आपको लिखे जाते हैं। क्लियर है। अगले पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर दिया है कि प्रेस या विज्ञप्ति या कह सकते हैं प्रेस नोट, है ना, प्रेस नोट आपका है प्रेस। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का प्रकाशन सरकार द्वारा तब किया जाता है जब किसी सरकारी आदेश अथवा निर्णय का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना होता है। इन पत्रों का उद्देश्य, देखिए प्रेस विज्ञप्ति होते हैं या नोट, जो प्रेस नोट है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा, तभी तो इसका प्रयोग करेंगे ना। तो इन पत्रों का जो उद्देश्य होता है क्या होता है इसको समझते हैं। इन पत्रों का उद्देश्य होता है जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना। ठीक है, इनका जो आपको होता है, इनका कार्य होता है विज्ञप्ति का कि जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना। प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में एक सूक्ष्म अंतर होता है। देखिए, जो प्रेस विज्ञप्ति होती है और प्रेस नोट में, इनमें एक सूक्ष्म अंतर होता है कि प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक और अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में बिना किसी संशोधन के यथावत होता है, परंतु जब प्रेस नोट प्रकाशन के लिए जाता है तो समाचार पत्रों में संपादन अपनी इच्छा अनुसार उसे संपादित कर सकते हैं, उसे संक्षिप्त और परिवर्धित कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला दिया है प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में आरंभ में ही प्रकाशन की नियत तिथि समय दिया जाता है। समय से पहले इसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता, मतलब जो प्रकाशन का समय है वो आपको नियत होगा बिल्कुल से। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट लिखकर संबंधित विषय का एक शीर्षक दिया जाता है। इसमें संबोधन एवं स्वनिर्देशन का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिए, इसमें भी न संबोधन होता है न स्वनिर्देशन होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अंत में विज्ञप्ति को मुख्य सूचना अधिकारी के पास भेज दिया जाता है और साथ ही मुख्य सूचना अधिकारी को यह आदेश रहता है कि वह इस विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं और इस प्रकार के प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट मुख्य सूचना अधिकारी के कार्यालय में ही सार्वजनिक किए जाते हैं। ठीक है, अगर ऑफिस है तो वहाँ पर सार्वजनिक कर देते हैं, उनको भेजना ही है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए आपके प्रश्न। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपके बेहतरीन हैं, इनको हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों को देना है, एक क्वेश्चन आपको देना है कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखेंगे। छोटे संबंधियों को पत्र संबोधन में क्या लिखेंगे, ये आपको जवाब देना है। और हमने आपको बता दिया है कि अगर आपको ये जो थ्योरी वाले हम करा रहे हैं, है ना, थ्योरी वाली जो बुक आपको करा रहे हैं, तो इसकी संपूर्ण पीडीएफ और जिसमें से हर एक चैप्टर के इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हर चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन, करीब 50 क्वेश्चन, किसी में कह सकते हैं कि आपके 400 क्वेश्चन, किसी में 300 क्वेश्चन, कुल मिला के 4500 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, एक पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी। 100 रुपये इसकी पीडीएफ चार्ज रखा गया है, जहाँ पर संपूर्ण थ्योरी होगी किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कंप्लीट आपकी है ना। इसमें से कुछ जैसे टॉपिक होते हैं तो अपने एग्जाम से कर सकते हैं, है ना। तो 4500 क्वेश्चन आपके हैं, प्लस आपके यहाँ पर संपूर्ण थ्योरी है। मात्र 100 रुपये में ये पीडीएफ के तौर पर उपलब्ध कराई गई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 59 94 2012, ठीक है, 2012 में आप मैसेज करेंगे सर हमें हिंदी की पीडीएफ चाहिए। वहाँ पर आपको लिंक दे दी जाएगी, जहाँ पर आपको पैसे पे करना पड़ेगा, वहीं से आपको पीडीएफ व्हाट्सएप में आपके भेज दी जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर पा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे हम आपको यहाँ पर पूरे के पूरे करा ही रहे हैं, तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं मैसेज भी कर लेंगे। साथ में जो लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है और आवश्यक जो आपके पॉइंट होते हैं वो टेलीग्राम पे भेज दिए जाते हैं। टेलीग्राम सर्च करिए देव जीके ट्रिक, ठीक है। और
अगर आपको पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक करें, कम से कम एक दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और ऐसे ही आपको वीडियो मिलेंगे, हमने जितने बनाया है आपको ऐसे ही कंटेंट आपको मिलेगा जो आप किसी एग्जाम में बैठ सकते हैं, आपको टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाइएगा। आपके अंदर जो हिंदी का डर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। 50 में 45 प्लस लेके आएंगे, गारंटी है इस चैनल की, ठीक है। धन्यवाद सभी को, राधे 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 राधे।